तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कुछ आपके ऐसे ही अगर मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक, और इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक दीजिएगा। ये जो आज मैं वीडियो ला रहा हूँ ये पार्ट 1 है। अभी इससे इससे हमने कुछ कुछ अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक से अभी हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। अभी हमारा बहुत सारा बचा हुआ भी है, जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क। तो ये अभी हमारा जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, घातांक और करड़ी, इन टॉपिकों से हमारी ये कुछ क्वेश्चन है। तो आपको अगर ये पार्ट 2 देखना होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको पार्ट 2 का भी नोटिफिकेशन आ जाए। ये हमारा क्योंकि पार्ट 1 है। चलिए बढ़ते हैं हम पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 1? देखिए, संख्या 13 की घात 2003 में इकाई कांक कितना है। तो देखिए क्या कह रहा है, 13 की घात 2003 में इकाई कांक कितना, हमें इकाई कांक पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो इकाई कांक है 13 में इकाई कांक क्या है, 3। तो हम 3 की घात 2003 की वैल्यू निकालते हैं। जब ये इसकी वैल्यू हमें निकल जाएगी तो अगर ये 3 की घात 2003 की वैल्यू निकल जाती है तो इसमें जो इकाई कांक होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आप अगर 13 गुणे 13 करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर 13 घात 2003 है, ठीक। आप अगर 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 आप 2003 बार तक करते हैं, 2003 बार तक अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आप 3 3 3 का ही गुणा करते चले जा रहे हैं इकाई कांक ज्ञात करने के लिए। क्योंकि देखिए 13 गुणे 13 करेंगे तो 169 आता है, और 3 गुणे 3 भी करेंगे तो 9 आता है। तो इन दोनों हमारा इकाई कांक क्या है, 9 है। तो इसीलिए हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 13 घात 2003 को हम 3 की घात 2003 पहले बनाएंगे, ठीक। इसको बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम 3 की पावर 4, मैं यहां लिखता हूं, थोड़ा सा जगह नहीं है। हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4, ठीक, इंटू 500, फिर हमारा आएगा गुणे 3 की पावर 3। देखिए ये 5 घात घात का गुणा हो जाता है। तो देखिए 4 गुणे 5 यानी कि 4 गुणे 500, 2000, और ये हमारा 3, तो ये बना हमारा 2003, हमारा बना 3 की पावर 2003 ही। तो ठीक, अब हम देखेंगे 3 की पावर 4 जो है वो उसका मान क्या होता है, उसका मान हमारा 81 होता है। क्या होता है, 81। दोस्तों देखिए ये होता है 81, यानी 81 की घात 500 गुणे 3 की पावर 3। तो फिर हम वही, जैसा कि मैंने पहले बोला कि हम इकाई के अंक को उठाते हैं किसी का इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। तो इस मान लीजिए ये जो हमारा केवल टर्म है 81 की घात 500, इसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 500 बार। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यानी कि हमारा जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। जैसे मान लीजिए 4 5 8 कुछ भी आ सकता है, तो हमारा इकाई का अंक 1 होगा। और जैसा कि हमें दिया हुआ है 3 की पावर 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, 27 होगी, 27। तो देखिए अगर आप 1 और 7 को गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, अगर मान लीजिए 27 और यहाँ कुछ संख्या दी हुई है, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए कुछ भी हो नंबर, ठीक, और ये इस संख्या से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा इकाई का अंक देखिए 7 और 1 का पहले गुणा होगा इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। तो देखिए हमारा जो भी वैल्यू आएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। तो हमारा इकाई का अंक क्या हुआ, 7 हुआ। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है दोस्तों, 8,67,943 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर है। देखिए स्थानीय मान तथा जातीय मान पूछा हुआ, क्या अंतर है। देखिए स्थानीय मान होता है क्या है, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, उसमें किसी अंक का अगर हमें स्थानीय मान निकालना, तो पहले हम देखेंगे वो अंक इकाई के स्थान पे है कि दहाई के स्थान पे है कि सैकड़ा के स्थान पे। मान लीजिए अंक जो है दहाई के स्थान पे है, तो उसका स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, उस अंक का गुणा हम 10 से कर देंगे। अगर इकाई के स्थान पे तो उस अंक का गुणा 1 पे कर देंगे, गुणा 1 से कर देंगे। जैसे देखिए आप ही समझिए, मान लीजिए हमें 7 का स्थानीय मान पूछा है, तो 7 को पहले हम देखेंगे 7 किस स्थान पे। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7 हमारा हजार के स्थान पे है। तो देखिए
7 का स्थानीय मान निकले, क्योंकि 7 हजार का स्थान पे तो हम उसमें 1000 का गुणा करते हैं, तो क्या आ जाता है 7000, यानी कि हमारा 7 का स्थानीय मान क्या हो गया 7000, 7 का स्थानीय मान। अगर आपसे पूछता 4 का स्थानीय मान, तो 4 हमारा दहाई के स्थान पे है, यानी कि 4 का 10 से गुणा हो जाता है, तो 4 का स्थानीय मान आ जाता है। अब हमारे देखिए जातीय मान, अब है 7 का जातीय मान। 7 का जातीय मान क्या था, जातीय मान दोस्तों कुछ नहीं होता है, बस उस अंक का स्वयं का मान होता है। जैसे इसमें पूछा 7 का जातीय मान 7 ही हो गया, 4 का जातीय मान 4 ही हो गया, तो हमारा 7 का जातीय मान क्या हो गया 7 ही हो गया। अब 7000 और 7 का अंतर पूछा, तो क्या होगा, घटा देंगे, 6993 वैल्यू आ जाएगी 6993। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, ये सही हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले दोस्तों हम देखेंगे छोटी से छोटी संख्या 3 अंकों की होती क्या है। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है 100 होती है। क्या होती है 100। अब पूछा है 14 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि 14 से पूर्णतः विभक्त हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें 14 से भाग देंगे 100 में, तो क्या होगा 14 साते 98। हमारा शेष कितना आया 2 आया। अब देखिए चाहे तो हम 100 में से 2 घटा दें तो आ जाएगा हमारा 98, जो 14 से पूर्णतः विभक्त होगा। पर हमें पूछा 3 अंकों की, तो क्या करेंगे, हम 14 में से 2 घटाएंगे, यानी कि 12, यानी कि 100 में हमें 12 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा दोस्तों 100 में 12, 100 में कितना जोड़ेंगे 12 प्लस 14 माइनस 2, क्योंकि अगर देखिए अगर हम यहाँ 12 जोड़ देंगे 100 में 12, तो ये जो हमारा शेष होगा वो बचेगा नहीं, वो 0 हो जाएगा। तो 100 प्लस 12 बराबर 112। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों 112। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ये सही हो गया बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक जो 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होंगे, दो विभक्त हो या विभाज्य हो जो भी हो, ठीक। तो देखिए पहले हम देखेंगे 2 और 3 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है। 2 और 3 से विभाज्य कौन सी होती है, उसका लसा निकाल दीजिए, सबसे छोटी संख्या आ जाएगी जो 2 और 3 से विभाज्य होगी। तो 2 और 3 का हम लसा निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2 और 3 का आप लसा निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि जो हमारी पहली संख्या होगी 2 और 3 से जो विभाज्य होगी वो होगी 6 होगी, जो 1 से बड़ा है, ठीक। और 200 के बीच हमें चाहिए, तो देखिए तो फिर ऐसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 का जो है 200 में जो है 6 का हम भाग देंगे। जैसे देखिए मान लीजिए ये 6 होगा, तो फिर कभी 12 विभाज्य होगा, फिर 18 विभाज्य होगा, ऐसे 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 हम 200 के करीब चले जाएंगे, ठीक। ये 200 विभाज्य हालांकि होगा नहीं, पर हम 200 के करीब जाएंगे ऐसे ऐसे करते करते। तो वही हमें देखना उसमें कितनी संख्याएं होती हैं, जैसे 6, 12, 18 कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य होती है। तो देखिए हम क्या करेंगे 200 में 6 का भाग देंगे। देखिए भाग देते हैं तो क्या वैल्यू आती है 6 × 18, शेष बचा 2, फिर ये 0 हमने लिया, फिर 6 × 18 यानी 2, यानी 200 में से अगर हम 2 घटा दें यानी 198, 198 क्या होगा हमारा 6 से विभाज्य होगा। अगर 200 में हम 4 जोड़ दें यानी कि 204, ये भी हमारा 6 से विभाज्य है, पर हमें 200 के बीच में चाहिए, 1 से 200 के बीच में, तो हम क्या करेंगे इस 2 को घटा देंगे, यानी कि 198 जो होगा हमारा यहां तक विभाज्य होगा। अब देखेंगे हम 6 से लेके 198, जैसे कि देखिए 6 से 98, जैसे 6, 12, 13 18, 24 डॉट 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 198। देखेंगे इसमें कितनी संख्याएं हैं, तो हमारी क्या वैल्यू आई थी 33। हमने 200 में 6 का भाग दिया था तो 33 आया था, तो इसलिए हमारी क्या हो जाएगी हमारा आंसर हो जाएगा 33। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही है 33। तो देखिए अगर फिर से हम बता दें, अगर 6 में आपको 200 का भाग देंगे तो क्या होगा 3, 18 बचा 2, फिर लिया हमने एक 0, फिर ये 3, 18 फिर बचा 2, तो देखिए 98, यानी कि अगर 200 में से हम 2 घटा दें तो 198 आता है। देखिए ये 198 हमारा क्या है 6 से डिविजिबल है। तो देखिए 6, 12, 18, 24, 198 तक अगर हम गिनती गिने तो 33 बार 198 आता है, यानी कि हमारी जो आंसर हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? देखिए पहले हम ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 15, 25, 35, 45 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक। पर एलसीएम निकालने से पहले हम देखेंगे क्या 15 में से 7 घटाने पे और 25 में से 17 घटाने पर जो वैल्यू आती दोनों सेम है कि नहीं। पहले हम चेक करते, देखिए 15 में से हमने 7 घटाया, ठीक, हमारा आया क्या वैल्यू 8। फिर हमने 25 में से 17 घटाया, क्या आई वैल्यू हमारी 8। फिर हमने 35 में से हमने 27 घटाया, क्या रही वैल्यू 8 आ रही है। फिर हमने 45 में से 37 घटाया, हमारी वैल्यू 8 आ रही है। तो ठीक, तो देखिए हमारी वैल्यू हर दशा में 8 ही आ रही है। तो 15, 25, 35, 45 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम निकालेंगे उसमें से अगर हम 8 घटा देंगे तो हमारी ये तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम 15, 25, 35, 45 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के कई तरीके हैं दोस्तों। एलसीएम आप कई तरह, चाहे आप गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल लें, चाहे भागफल विधि से एलसीएम निकाल लें। तो देखिए मैं यहाँ सिंपल करने के लिए गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक। देखिए 15, 25, 35, 45 का हमें एलसीएम चाहिए। इसको हम 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसको हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसको हम 5 गुणे 7 लिख सकते हैं, और इसको हम 3 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक। तो आप देखेंगे हमारा 3 यहाँ सबसे ज्यादा है। 3 हमारा कितने बार है? 2 बार है। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे एलसीएम निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, एलसीएम 3 गुणे 3, क्योंकि हमारा 3 सबसे ज्यादा यहाँ पे है 2 बार, तो हम लोग ये 3 गुणे 3 लिख लेंगे, ठीक। अब हम देखेंगे 5 कहाँ सबसे ज्यादा है, 5 हमारा यहाँ सबसे ज्यादा है, 5 गुणे 5, तो हम 5 गुणे 5 लिख लेंगे, ठीक। अब हम देखेंगे 7 हमारा एक ही बार है, ठीक। जितने दोस्तों गुणनखंड आते हैं, जितने अलग अलग संख्याएं आती हैं, उनका हम देखते हैं कितना ज्यादा बार है वो, तो उसी को हम मल्टीप्लाई करके रूप में लिख देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ 3 हमारा 2 बार था, यहाँ सबसे किसी में 3 2 बार नहीं, इसमें सबसे ज्यादा 2 बार है, तो हम यहाँ 3 गुणे 3 लिख देंगे। फिर देखिए 5 गुणे 5, यहाँ जो 5 गुणे 5 है सबसे ज्यादा बार है और कहीं नहीं है, तो हम 5 गुणे 5 लिख देंगे। 7 जो है हमारा केवल एक ही बार है, तो वो लिखेंगे 7। तो हमारा जो एलसीएम आया वो क्या है दोस्तों, 3 तिया 9, 9 5 45, 45 गुणे 35। अगर हम 45 गुणे 35 कर दें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 45 गुणे 35 करते तो क्या एलसीएम हमारा आता है दोस्तों, चलिए हम गुणा करके देख लेते हैं। 45 गुणे 35, ठीक, 25, 20 2 22, 15, 4 तिया 12, 1 13, 5 2 7, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5 और 1, यानी 1575। इस 1575 में जो हमारा एलसीएम आया 15, 25, 35, 45 का जो एलसीएम है ये हमारा, ये जो हमारा 1575 एलसीएम आया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम 8 घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम 1575 में 8 घटा दें, 15 से 8 गया 7, यहाँ बचा 6, 5, 1, यानी कि 1567। जो हमारा 1567 यानी ऑप्शन बी ये हमारा सही होगा। दोस्तों एक और बात, मैं अगर क्वेश्चन कर रहा हूं तो क्वेश्चन करने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर वो आप खुद सॉल्व करके देखिए। अगर आपको वो ना समझ में आए या फिर आपका आंसर आ जाता है तो आप फिर भी उसको मेरा जो सॉल्विंग प्रोसेस है उसको देखिए, क्या वो सही है या फिर अलग है। मान लीजिए मुझसे भी गलतियां, अगर मुझसे भी कोई गलती होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो पहले आप इसको पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिए। जब आप करके देखिएगा,
अगर आपको नहीं आता है तो फिर मेरा प्रोसेस देखिएगा, ठीक। अगर आपको आ भी जाता है तो भी मेरा प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जो 12, 15, 18, 27 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, फिर हम क्या करेंगे 12, 15, 18, 27 का एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा 12, 15, 18, 27 का एलसीएम क्या होगा, 12, 15, 18, 27 का एलसीएम 3 गुणे 3 गुणे 3 27, और ये हमारा गया 18, फिर हमारा गया 5, 15, फिर हमारा 2, ये 12। तो हमारा जो एलसीएम होगा 12, 15, 18, 27 का वो होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2, यानी कि 3 3 का 9, 9 3 27, 27, 5 दूना 10 दूना 20, 27 गुणे 20, 27 गुणे 20 कितना आ जाएगा दोस्तों, 540। अब ये जो हमारा 540 आया है दोस्तों, इस 540 की मदद से हम 9999 में भाग देंगे, जो हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए ये 9999 है, इसमें हम 540 का भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 540, ठीक दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया 9, 5, ये 4, 459। अब ये गया 9, क्योंकि 459 छोटा है 540 है, फिर हमने एक ले लिया 9 यहाँ से, तो हो गया हमारा 4599। अब हम 540 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो 4599 से ज्यादा ना हो या इसके बराबर हो जाए, ठीक। इसके बराबर हो जाए तो ठीक है, कम भी हो जाए तो ठीक है, पर ज्यादा ना हो, जैसा कि आप भाग जानते ही होंगे। तो देखिए हम 8 बार में अगर ले जाते हैं इसको हम, तो क्या होता है दोस्तों हमारा 0, 8 चौक 32, 3, 8 पंच 40, 3 43। देखिए हमारा 8 बार में जाता है, फिर हमारा शेष कहता है 9, 9 में से 2 गया 7, 5 से 3 गया 2, यानी कि 279। देखिए दोस्तों अगर 9999 में अगर हम 540 और 279 का अंतर जोड़ देंगे तो हमारा 540 से संख्या डिवाइड हो जाएगी, पर ये जो 4 अंकों की है ये 5 अंकों में बदल जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे 9999 को 99 में से 279 हमें घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तभी 4 अंकों की बनी रहेगी, क्योंकि हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछा है। अगर ये मान लीजिए 540 और 279, जैसे आपको मैं बताऊं 540 में से अगर हम 279 घटा दें, 10 हो गया 1, 3 7, 6 और 40 हो गया 2, 261। अगर हम इसमें 261 जोड़ देंगे 9999 तो हमारी संख्या 5 अंकों की बन जाएगी। हालांकि वो 540 से डिविजिबल होगी, पर हमें पूछा है 4 अंकों की, तो ये बन जाएगी 5 अंकों की। इसलिए हम क्या करेंगे 279 को ही घटाएंगे। तो 9999 में 279 को आप घटा दें, 9999 को 99 में 279 अगर हम घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, 9 में 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और यह हुआ 9, यानी 9720, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगर आपको न समझ में आए तो वीडियो पॉज कीजिएगा, लंबी सांस लीजिएगा, फिर आप उसे फिर से ऑन करके देखिएगा, बार बार देखिएगा, आपको जो सॉल्विंग प्रोसेस है, जो हमारी सॉल्व करने की प्रक्रिया आपको समझ में आएगी। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 306 तथा 657 का मसा 9 है तो लसा कितना होगा। ठीक है दोस्तों, 306 तथा 657 का मसा 9 है तो लसा कितना होगा। जब भी दो संख्याओं का हमें लसा मसा निकालना हो या लसा मसा दिया हुआ है, हमें दो संख्याओं को ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक फार्मूला आप उसे याद रख लीजिएगा। मान लीजिए दो संख्या है, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो देखिए 306 तथा 657 का मसा 9 है, यानी कि हमारी दोनों संख्याएं दी हुई है, यानी कि 306 और 657 का मसा 9 है, लसा में निकालना है, यानी कि लसा मान लीजिए x मान लेते हैं, लसा हमारा x होगा। ठीक,
मसा हमारा क्या है 9 है, तो लसा कितना होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, हम 306 गुणे 657 में 9 का भाग दे देंगे। ठीक, कि ये 9 पक्षांतर होके इधर आ गया भाग में, क्योंकि यहाँ गुणे में है तो यहाँ भाग में ही आएगा। यहाँ हमारा हो गया x। तो देखिए पहले कटाते हैं, 9 त्रिक 27 बचा 3, 9 चौक 36, यानी अगर 34 गुणे 657 कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 657 गुणे 34 करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 22, 6 चौका 24, 2 26, 7 त्रिक 21, 2 5 15, 17 1, 6 त्रिक 18, 1 19, यानी कि 8 3 13, 9 2 11, 1 12 और 1 2, यानी कि 22 338। 22, देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, 22 338 ये हमारा आंसर है, 22 338। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा दूसरी 56 लीटर है। ठीक, बड़े से बड़े किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में माप दे। जैसे मान लीजिए 120 लीटर और 56 लीटर की दो अलग अलग टंकियां रखी हुई है, उसमें से हमें मान लीजिए पानी नापना है। ठीक, बराबर संख्या में नहीं, मतलब कि पूर्ण रूप से पानी हम लोग माप सकें। तो क्या करेंगे, एक ऐसा बर्तन लेंगे जो 120 को भी पूरी बार में नाप दे। मान लीजिए एक टंकी 120 लीटर की है, उससे हम कोई एक बर्तन लेते, ठीक, उससे हम पानी निकालते जाते हैं, पूरा वो बर्तन भर भर के हम पानी निकालते हैं। ठीक, फिर लास्ट में ऐसा ना हो कि बर्तन में थोड़ा सा पानी है निकाले तो, या थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसा ना हो, एकदम पूर्ण रूप से वो बर्तन टंकी को खाली कर दे। तो हमें ऐसा वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए 120 लीटर है और 56 लीटर है, तो 120 और 56 का हम क्या करेंगे, मसा लेंगे, यानी महत्तम समापवर्तक, यानी HCF लेंगे। तो देखिए 120 और 56 का मसा लेने के लिए वही हम गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक, 15 2 30 2 60 2 120। और इसका हम क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे नहीं गुणे 7, ठीक, 2 गुणे 7, यानी 7 दूना 14 दूना 28 दूना 56। तो देखिए हम देखेंगे क्या, हमारा ये कॉमन देखेंगे हम क्या है। तो देखिए 2 हमारा यहाँ 3 बार कॉमन है, यहाँ भी 2 हमारा 3 बार है। ठीक, बाकी हमारी कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। ये देखिए ये 2 की पावर 3, यहाँ भी 2 की पावर 3, यही कॉमन है। तो इसी हमको 2 की पावर 3 2 घात 3 को लिख लेंगे। तो हमारा जो मसा होगा वो होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8, यानी कि अगर 8 लीटर माप का कोई हम बर्तन लेंगे तो दोनों टंकियों के पानी को बराबर मात्रा में नाप देगा। जैसे देखिए 8 लेंगे तो 120, यानी कि 15 बार में उस टंकी के पानी को माप देगा। मतलब 56 लीटर की टंकी को नापना 8 लीटर से, तो यानी कि वो 7 बार में पानी को माप देगा, 56 लीटर के टंकी के पानी को। तो ये हमारा 8 जो है यही आंसर है, 8 लीटर। तो देखिए हमारा यहाँ घन सेंटीमीटर में वैल्यू दी है, तो 1 लीटर हम जानते हैं 1000 घन सेंटीमीटर होता है, तो 8 लीटर में कितना हो जाएगा, 8000 घन सेंटीमीटर। देखिए हमारा ये 8 लीटर जो आंसर आया है 8 लीटर, इसमें हम गुणे 1000 घन सेंटीमीटर का गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए कर ही देते हैं, गुणे 1000 घन सेंटीमीटर का, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8000 घन सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 358.085 प्लस 3.033 माइनस 2.003 की वैल्यू क्या होगी। इसमें आप ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, 358 में अगर आप 3 घटा दें तो 358 में अगर आप 3 जोड़ दें 361 हो जाता है, और 2 घटा दें 359, यानी कि 359 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आना चाहिए। पर हमारा आंसर देखिए 2 अंकों में दी, मतलब कि ये दशमलव से पहले हमारे केवल 2 डिजिट दिए, जबकि हमें 3 डिजिट होनी चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, हमारा जो ऑप्शन होगा क्या होगा, ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक,
ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में उलझाने के लिए दिए होते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल देखेंगे जल्दी जल्दी कि हाँ 359 361 358 361 हो गया, 361 में घटाया हमने 359, पर हमारी तो यहाँ दशमलव से पहले 2 डिजिट दी हुई है, पर हमारी आ रही है 3 डिजिट, तो हम सीधे आंसर मार देंगे इनमें से कोई नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये जो इसकी लेंथ बड़ी है इस क्वेश्चन की, इससे आपको घबराना नहीं है, आपको बस देखना होगा ये किसी फार्मूला में कहीं फिट तो नहीं हो रहा है। अगर ये फार्मूले फिट हो गई तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक फार्मूला बनाएंगे, पहले हम मानेंगे ये क्या करेंगे, ए बराबर, सॉरी पहले आप फार्मूला ही नोट कर लीजिए। जैसे देखिए, आपको इस क्वेश्चन करने के लिए एक फार्मूला आपको याद करने की जरूरत होगी। फार्मूला क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वो फार्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है दोस्तों, हमारा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हुआ। ठीक, इस फार्मूला की मदद से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब मानते हैं हम ए बराबर 0.41 मान लीजिए, आप मान लीजिए ए बराबर 0.41 और बी बराबर आप मान लीजिए 0.69। ठीक, 0.69। तो देखेंगे ये जो हमारा है 0.41 इंटू 0.41 इंटू 0.41, ये जो वैल्यू बन जाएगी हमारी ए क्यूब बन जाएगी। क्या बन जाएगी दोस्तों, ए क्यूब। ठीक, ये हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी दोस्तों, बी क्यूब। क्या बन जाएगी, बी क्यूब। ये वाली हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी दोस्तों, ए स्क्वायर। फिर ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी दोस्तों, हमारी बन जाएगी माइनस ए बी, और ये वाली हमारी वैल्यू बन जाएगी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बना दिया। ठीक दोस्तों, अब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जानते हैं, ऊपर जैसा लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हुआ दोस्तों। ठीक, ये नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं ये वैल्यू दोनों कॉमन है, तो ये कट जाएगी यहां से, बचा हमारा केवल ए प्लस बी। तो फिर इसमें ए प्लस बी की वैल्यू जो हम माने थे उसको पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे। तो ये हमारा 0.41 प्लस 0.69, तो हमारा आंसर निकल के चला आएगा 1.10। ठीक दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा 1.10। तो देखिए हमारा ऑप्शन बी 1.1 सही होगा। यहाँ 0 क्यों नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 कोई उतना महत्व होता नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ 0 नहीं दिया हुआ है। ठीक, हमारा 1.1 सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 पे। 10 क्या है हमारा, 0.57 के ऊपर बार है। 57 के ऊपर बार का मतलब दोस्तों ये 57 रिपीटिंग मोड में है, मतलब ये खत्म नहीं हो रहे हैं, ये समाप्त नहीं हो रहे कहीं, 57 रिपीट हो। जैसे देखिए 0.57 जो बार दिया हुआ है, ये 0.57 57 57 ये चलते चला जा रहा है, अनंत काल तक चलता चला जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में बनाना है, यानी कि पी बटे क्यू के फॉर्म में बनाना है। जैसा कि ऑप्शन से स्पष्ट है कि हमें पी बटा क्यू के रूप में ही बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक ट्रिक है, वो समझ लीजिए। ट्रिक क्या है कि देखिए दशमलव के बाद जितनी संख्याएं रिपीटिंग होगी, ठीक, हमारी कितनी संख्या रिपीटिंग है, 2 संख्या रिपीटिंग है। कौन कौन सी रिपीटिंग है, 5 और 7 रिपीटिंग है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली 5 और 7 लिख देंगे। 2 संख्या हमारी रिपीटिंग है तो हम 2 बार 9 लिख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ कोई, ये हमारा 57/99 आंसर है। अगर मान लीजिए यही कोई हमारी संख्या होती 6 7, वो बार बार रिपीट कर रही है 6 7 6 7 6 7, तो देखिए दशमलव के बाद 6 7 रिपीट कर रही है, तो हम फिर से क्या करेंगे, 6 7 को लिखेंगे। 2 संख्या रिपीट कर रही है तो 2 9 लिख देंगे। अगर मान लीजिए कोई हमारी संख्या है 0.678, ठीक दोस्तों, इसमें 3 अंक जो है रिपीटिंग मोड में रिपीट कर रहे हैं। कितने, 3 अंक। कौन कौन से अंक है, 6 7 8।
तो इसको P बाई क्यू के फॉर्म में यानी कि P बटे क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? 6 7 8 कितनी संख्या रिपीट कर रही है? 3 × 9, मतलब कि 3 संख्या रिपीट कर रही है तो हम 3 9 लगा देंगे। देखिए 3 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 57/99। ठीक दोस्तों, तो हमारा आंसर है 57/99। देखिए ये ट्रिक आई कहां से? ये ट्रिक आई से यहां से आपको मैं दिखाता हूं। देखिए 0.575757 जो है रिपीटिंग मोड में, डॉट डॉट डॉट, ठीक, इसको हम मानते हैं x। क्या मानते हैं? x। ठीक, तो हम क्या करें? x मान लिया इसको हमने, तो हम क्या करेंगे? इस समीकरण में हम गुणा करते हैं 10 से। हम क्या गुणा करते हैं? 10 से। 10x, यहां भी हमने 10 से गुणा किया तो क्या बनेगा? 57.575757 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए हम इसको और सिंप्लीफाई करते हुए 57.57 को हम लिख सकते हैं 57 प्लस 0.575757, ठीक, डॉट 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 डॉट। अब हम देखेंगे ये जो हमारा 10x है, सॉरी यहाँ हमने 10 से नहीं, हमें 100 से गुणा होगा, तभी तो हमारा 10 ये 2 अंक के बाद जाएगा, तो हम इसमें 100 से, क्योंकि देखिए दोस्तों हम यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमारी 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से गुणा करेंगे। एक रिपीट होता तो हम 10 से गुणा करते, पर हमारी 2 संख्या रिपीट हो रही है तो हम 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100x। ठीक, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। 57 प्लस, देखिए ये 0.575757 जो है हमारी x की वैल्यू है, तो हमने लिख दिया। ठीक, 100x बराबर 57 प्लस x हमने लिख दिया। अगर हम इसको इक्वेशन 1 बना दें, समीकरण 1, ठीक दोस्तों, तो समीकरण 1 से हमने x का मान रख दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? ये जो 100x है इसमें से x घटा देंगे, पक्षांतर करके लाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 99x, ये बराबर 57, यानी कि x बराबर हो जाएगा 57/99। हमारा ये वैल्यू, मतलब हमारा ये जो वैल्यू होगी यही आंसर होगी। तो देखिए आप ऐसे करेंगे तो भी 57/99 ही आंसर आएगा, चाहे तो आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करें, पर आपको ये समझना जरूरी है हर बार आप लोग शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागा करिए, कुछ देखा करिए कि वो शॉर्ट ट्रिक कहीं कभी कभी फेल हो जाती है, क्योंकि वो यूनिवर्सल नहीं होता, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेल भी हो सकता है। पता चला कि यहाँ अगर 1 मान लीजिए, यहाँ 0.1 सॉरी, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ गया 0.1575757, तो आप क्या करेंगे? 157/100 लेते, पर हमारे यहाँ देख रहे हैं कि हमारा 57 ही रिपीटेड है, तो यहाँ पे हमारी ये शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी, तो आपको ऐसे मान के भी आप कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। .003 समतुल्य है, तो देखिए यानी कि इसको हमें परसेंटेज में बदलना है। किसके? देखिए हमारे, क्योंकि ऑप्शन में परसेंटेज लिखे हुए हैं, 3%, 0.3%, 0.03%, और एक ऑप्शन हमारा होगा जो दूसरे पेज पे, जो हमें दिख नहीं रहा है, अभी दिखेगा। तो देखिए 0.03 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 3/1000 ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए हमने 3 अंक पे दशमलव, अगर इस दशमलव को हमने हटाया तो बटे में 1000 आ जाता है। ठीक, अब देखिए अब ये जो हमारा p/q का फॉर्म बना, इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? गुणे 100 कर देंगे, 3/1000 गुणे 100, ये 2 0 से 2 0 कटा, बचा 3/10, तो 3/10 होता है हमारा 0.3, तो हमारा जो 0.3% के समतुल्य होगा, हमारा जो 0.003 होगा वो 0.3% के समतुल्य होगा। तो देखिए 0.03 ये हमारा आंसर है, सी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर कितना है? ठीक, देखिए 845 का 3/5, इसको हम ऐसे निकालेंगे, 845 का 3/5, ठीक,
तो 845 का 3 बटा 5 क्या आ जाएगा, 5 से कटाइए आप इसको, 5 एकम 5, 3, 5 36 4, 5 45, 169 गुणे 3, 169 गुणे 3 जो होगा हमारा वही 845 का 3 बटा 5 होगा। तो क्या होगा, 27, 36 18, 2 20, यहाँ से लगा 2, 3 एकम 3 2 5, यानी 507। ठीक, हमारा 845 का 3 बटा 5 क्या हुआ, 507। अब हमारा 333 का 2 बटा 3 क्या होगा, कटाइए 1 1 1, यानी कि 222। ठीक, अंतर पूछा, 507 में 222 अगर हम घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 507 में अगर हम 222 घटा दें, 7 में से 2 गया 5, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 285। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर सही होगा, ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, a बाई बी बराबर 6/7, यानी कि a बटा बी बराबर 6/7 है। तो a प्लस 2b बटे a माइनस 3b की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सीधे सीधे a बराबर 6 मान लेंगे और b बराबर 7 मान लेंगे, और a और b की जो वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में, मतलब इस संख्या में पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस फ्रैक्शन में पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए a बराबर 6 हमने मान लिया, a बराबर 6 और b बराबर 7। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मान लीजिए हम पुट करते हैं, तो ये बनेगा 6 प्लस 2 गुणे 7 बटे 6 माइनस 3 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 7 दूना 14, 6 20 बटे 7 21 माइनस 6, यानी कि माइनस 14, सॉरी माइनस 15, माइनस 15। इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से घटाकर 5 चौका 20, 5 3 15, यानी माइनस 4/3 हमारा ये आंसर होगा। देखिए ऑप्शन बी हमारा माइनस 4/3 ये हमारा आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 625 स्क्वायर रूट यानी 625 का वर्गमूल और 484 का वर्गमूल का योग क्या होगा। तो 625 का वर्गमूल, देखिए आपको जो वर्गमूल है, घनमूल है, आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक तो आप याद ही कर लीजिएगा। और अच्छा है कि आप 1 से लेकर 30 तक याद कर लें तो आपको और अच्छा रहेगा। तो आपको क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको वर्गमूल घनमूल एग्जाम में बैठकर निकालने की दिक्कत नहीं होगी। देखिए 625 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 25 का। 484 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 22 का। ठीक, आप चाहें तो वर्गमूल घनमूल एक होता है कि गुणनखंड विधि से निकाल लें, और एक होता है भागफल विधि से। ये वाला जो हमारा प्रोसीजर होता है, जो जिसमें हम जोड़ा बनाते हैं, 625 है, ये 2 का जोड़ा बना है, फिर यहाँ इसके साथ कोई अंक नहीं है तो ये सिंगल ही जोड़ा रह गया, ये सिंगल रह गया, ये जोड़े में हो गए। तो अब क्या करेंगे, 6 में उस संख्या से भाग देंगे और उतने बार में ही भाग देंगे, जिस संख्या से भाग देंगे उतने ही बार में देना चाहिए संख्या, ताकि 6 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए हम उठा लेंगे 2, हम इसलिए यहाँ पे 3 इसलिए नहीं उठाया कि 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 गुणे 2 तो करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि 6 में से 4 गया हमारा 2। अब जितना हमने 2 किया उतना ही 2 को हम जोड़ देंगे इसमें, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 4। ठीक, अब ये हो गया हमारा 225। अब देखिए जो हमारा 4 आया है, ये जो हमारा 4 आया है, ये देखिए यहाँ 6 में से 4 घटा 2 आया, तो हमने ये 25 हमारा जोड़े में है, तो इस 25 को हम डायरेक्ट उतार देंगे, तो हमारा बन गया यहाँ 225। अब ये जो हमारा 4 आया है, यहाँ पे एक हम इकाई का अंक लेंगे और उस इकाई का अंक से ही उतने बार में गुणा करेंगे जितना 225 से ज़्यादा ना हो जाए या 225 कट जाए। ठीक, या 225 से कम रहे। ठीक, तो देखिए अगर हम 5 लेते हैं तो इससे हम 5 बार में ही भाग देंगे, 5 बार में अगर हम इसमें भाग देते हैं तो हमारा 225 कट जाएगा, यानी कि 625 का जो वर्गमूल हुआ हमारा 225 हुआ। ठीक दोस्तों, 625 का जो वर्गमूल, 625 का जो वर्गमूल हुआ दोस्तों हमारा 25 हुआ। ठीक, यहाँ से हमें ये हमारे निकालने का मेथड है, यानी कि जो 25 है हमारा ये आंसर है। इसी प्रकार आप 484 का निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25 + 22 यानी 47। हमारा ऑप्शन कहीं दिया है दोस्तों, हाँ ए, हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी कि 47 हमारा क्वेश्चन नंबर ए सही है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से वही वर्गमूल घनमूल से क्वेश्चन है। 961 961 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों? सॉरी, किसका वर्ग होता है दोस्तों? 961 हमारा होता है 961 961 हमारा होता है 31 का। कंफर्म करने के लिए आप कर सकते हैं 31 गुणे 31, 31 31 3 3 3 3 9 93, यानी 1 6 9 961 हमारा होता है 31 का। और हमारा 2025 किसका होता है? 45 का। ठीक दोस्तों, 2025 जो है 45 का वर्ग है। ठीक, देखिए ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे? 45 31 उधर चला गया, पक्षांतर होके घट गया, 45 से 31 घटाया तो 14 हो गया। ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क बराबर 14। अब क्या करेंगे हम दोस्तों? स्क्वायर रूट बराबर ये हमारा वर्गमूल जो है, ये जो हमारा करड़ी है स्क्वायर का, स्क्वायर रूट का, ये जो हमारा रूट है इधर जाके स्क्वायर में बन जाएगा, यानी 14 स्क्वायर, यानी 196 आंसर आना चाहिए हमारा। हमारा 196 कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो हमारा डी क्या है? इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? अभाज्य संख्या पहले देखें क्या होती है दोस्तों। अभाज्य संख्या वो होती है जिसका गुणनखंड केवल एक हो, मतलब एक संख्या एक हो और वो खुद स्वयं संख्या हो। जैसे देखिए 5 केवल 1 से डिवाइड हो सकता है और 5 से डिवाइड हो सकता है। देखिए 1 है और ये खुद वो संख्या हो, तो हमारा जो ऐसी संख्या होगी वो होगी हमारी अभाज्य संख्या। ठीक, तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या 2 जो है हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों, एक नहीं हमारी 2 है अभाज्य संख्या। 2 3 संख्याओं का औसत पूछा ना दोस्तों, 2 + 3 + 5 + 7 + 7 के बाद 8 9 10 11 + 13 + 15 16 17 18 19। ठीक, कितनी हमारी हो गई? 3 3 6 2 8 और 1 23। ये हमारी प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक दोस्तों, औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, जितनी संख्या जोड़नी होती है उतनी संख्या का हम भाग देते हैं। हमारी 9 संख्या है तो 9 संख्या का भाग दे देंगे हम, तो हमारा औसत निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 19 23 हम जोड़े कितना होगा? 19 23 42 42 17 59 59 13 59 13 हो गया हमारा 72 72 11 क्या हो गया हमारा दोस्तों? 72 11 हो गया हमारा 83 83 7 90 90 5 95 95 3 98 98 2 100 100/9, यानी कि हमारा 11 सहित 1/9 यही आंसर आएगा दोस्तों। ठीक, तो 11 सहित 1/9 कहीं दिया हुआ है? देखिए हमारा ऑप्शन डी जो है 11 सहित 1/9 ये दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या कहता है? 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तीसरी संख्या क्या है? 5 संख्याओं का औसत 65 है। मान लेते हैं कोई हमारी 5 संख्या ए + B + C + D + C, हमारी कोई संख्या ABCD है, उनका औसत क्या होगा? 5 से डिवाइड कर देंगे उनके योग में बराबर 65। ये 65 औसत है। तो देखिए वो 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? ये हमारा 5 पक्षांतर होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 65 से गुणे में हो जाएगा। तो हमारा A + B + C + D + E बराबर 65 गुणे 5 बराबर 5 × 5 = 25, 5 × 36 2 32, यानी 325। तो जो 325 है ये हमारी 5 संख्याओं का योग है। इसमें से हमें पता है 2 संख्याओं का औसत 81 है, तो 2 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? देखिए 2 संख्याओं का औसत, हमारा प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का औसत क्या है? 81 है। तो इनका योग क्या हो जाएगा? 81 × 2, यानी कि
162। ठीक, इन दो संख्याओं का औसत क्या है, डी प्लस सी का औसत दिया हुआ क्या है 38, अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। ठीक, तो इनका योग क्या हो जाएगा, इन दो संख्याओं का 38 गुणे 2 यानी 16, 2 3 6 1 7 76। देखिए प्रथम दो संख्याओं का योग 81 है, अंतिम दो संख्याओं का योग 76 है। ठीक, और हमारी पांचों संख्याओं का योग दिया 385। ठीक, तो प्रथम दो और अंतिम दो यानी कि चार संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 162 प्लस 76 यानी 6 2 8 7 6 13 1 2 238। अब क्या करेंगे, हमें सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें सी की वैल्यू ज्ञात करनी जो हमें पता नहीं है सी की वैल्यू। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमें इसका ये 1 2 3 4 ये चारों का उपयोग पता हो गया यानी कि 238 यानी सी प्लस 238 बराबर हमारा कितना है 325। तो हम क्या करेंगे 238 को पक्षांतर करके फिर उधर ले जाएंगे बराबर के दूसरी साइड, तो हमारा सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 325 माइनस 238। अब घटा देंगे, 15 में से 8 गया 7, 11 में से 3 गया 8 और 2 में से 2 गया 0 यानी कि 87, यानी कि हमारा जो सी है वो 87 है। तो इसमें कोई हमारा आंसर दिया हुआ है ए बी सी डी, कहीं नहीं दिया हुआ है दोस्तों। एक हमारा ऑप्शन ई जो है वो दूसरे पेज पे है, यानी कि हमारा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, हमारा 87 आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, तीन लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। देखिए 4:5:7 है यानी कि 4 हमारा जो होगा सबसे छोटा होगा, छोटा। ठीक, जब भी अनुपात में दिया हो दोस्तों तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम x मान लेते हैं कि 4x 5x 7x। ठीक, x से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशियो में तो 4x 5x 7x यानी कि मान लीजिए कि तीन लड़कों के साथ 16 वर्ष है, यानी कि मान लीजिए एक की आयु 4x है, दूसरी की आयु 5x, तीसरी की आयु 7x। ठीक दोस्तों, 3 से हमने डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर क्या आ रहा है 16, क्योंकि हमारा औसत 16 है। ठीक, अब इन तीनों लड़कों की आयु का योग क्या हो जाएगा 5x प्लस 7x बराबर 48। ठीक दोस्तों, अब देखिए 5 4 9 9 7 16 16x बराबर क्या हो गया 48। तो हमारा x क्या हो गया 16 और ये 3 कटा यानी x बराबर 3 यानी कि x की वैल्यू 3 है, तो हमारा सबसे छोटा क्या है 4x है, तो जो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 3 12 यानी कि 4x जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 गुणे 3 बराबर 12 वर्ष, यानी कि हमारा जो सबसे छोटा होगा वो 12 वर्ष का होगा। यही आंसर है हमारा 12 वर्ष। देखते हैं, देखिए इस पेज पे 9 वर्ष दिया है, ये तो है नहीं, देखिए 12 वर्ष सी, हमारा ऑप्शन सी ये बिल्कुल सही है। ठीक दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19वां, किसी संख्या के 60% का 3/5 36 है तो वह संख्या कौन सी होती है। कोई संख्या है, आप क्या मान लीजिए कोई संख्या को x मान लीजिए का 60% यानी कि 60/100 का 3/5 हमारा आंसर क्या आ रहा है 36 आ रहा है। ठीक, अब ये क्वेश्चन बन गया, इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर देना है। ठीक, 1 0 से 1 0 गया। ठीक, और हमारा 6 6 6 36। अब हमारा x बराबर क्या हो गया 3 दूना 6 की भी कटेगा 2 बार में। अब देखिए ये 10 5 50 और इधर 2 तो 50 इधर गया तो 2 में मल्टीप्लाई में हो गया, तो 2 गुणे 50 बराबर x की वैल्यू आ जाएगी 100। तो हमारा जो आंसर होगा 100 होगा। देखिए 100 दिया हुआ, हाँ ऑप्शन में हमारा 100 दिया हुआ है, लेकिन हमारा ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे करेंगे क्वेश्चंस को। फिर एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, संख्या कितनी है। अब दोस्तों 19 का स्क्वायर होता कितना है, 19 का किसी संख्या में हम 19 का स्क्वायर जोड़ते हैं, x मान लीजिए संख्या मान लीजिए x है, x में हम 19 का स्क्वायर जोड़ते हैं। ठीक, हमें प्राप्त कितना होता है 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर। ठीक, 19 का स्क्वायर क्या है हमारा
361 होता है, ठीक दोस्तों। और 23 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 529 होता है। कंफर्म कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने के बाद सबके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर बना रहता है कि कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि गलत हो जाएगा तो आप लोग जज भी करना चालू कर देते हैं तुरंत कि अरे सर तुमने गलत पढ़ा दिया, ये क्या पढ़ाएगा, ऐसे क्या पढ़ाएगा। तो इसलिए कंफर्म कर लिया जाए। 23 गुणे 23, 3 3 का 9, 3 2 का 6, फिर 46, यानी 9 12 और 1 5, 529, और 19 का जो होगा 361 ही होगा। 171 और 19 9 171, और हमारे 19 एकम 19, सॉरी दोस्तों, 19 9 171 हासिल लगा 17, 19 एकम 19, 19 17 36, यानी 361, ये सही है, ठीक। 361, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 529 में से हम 361 घटा देंगे तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 9 में से घटा कितना है दोस्तों, 8, ठीक। 2 छोटा है, हमने 5 से हासिल लिया, 12 हो गया, 12 में 6 गया 6, बचा 4, 4 से गया 1, 168, तो हमारा आंसर 168 होगा। हालांकि यहाँ कहीं हमारा 168 दिया नहीं हुआ है, पर देख लेते हैं कोई एक और ऑप्शन तो नहीं है। देखिए डी ई इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 168 कहीं नहीं दिया हुआ, तो हमारा एक ऑप्शन बनता है इनमें से कोई नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन होगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। ये संख्याएं हैं। क्रमागत क्या होता है, एक के तुरंत बाद दूसरा, जैसे कि मान लीजिए 1 2 ये क्रमागत हो गई, 65 66 ये क्रमागत, 50 51 क्रमागत, देखिए एक के बाद तुरंत एक आता है तो हमारी क्रमागत हो जाती है। मान लीजिए हमारा x कोई एक संख्या है, तो इसकी क्रमागत संख्या बन जाएगी x+1। क्या बोला, इनके वर्गों का योग, ये हमने प्लस कर दिया, इनके वर्गों का योग 61 है। अब इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर आ जाए। देखिए क्या करेंगे, x² प्लस 2x+1, ठीक दोस्तों, ये हो गया 61। अब जोड़ते हैं, 2x² प्लस 2x माइनस 60 बराबर 0। इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक दोस्तों। तो देखिए ये हमारा 2x² 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 30, 2 कॉमन होके 0 के बटे में हो जाएगा, तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक। तो हमारा ये वैल्यू बनी, हमारा इक्वेशन बना x² प्लस x माइनस 30। तो हम 30 का ऐसा गुणनखंड बनाते हैं जिसको घटाने जोड़ने पे 1 आ जाए, जिसको घटाने पे 1 आए, ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस 30 है। सॉरी दोस्तों, क्योंकि यहाँ 30 का ऐसा गुणनखंड लेते हैं, 30 का ऐसा गुणनखंड बनाते हैं जिसको घटाने पे 2 अंकों का गुणनखंड बनाते हैं जिसको घटाने पे हमारी वैल्यू 1 आ जाए, ठीक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं हमारा जो इक्वेशन x² प्लस x माइनस 30 बराबर 0, इसको नोट कर लीजिए, जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो हमारा इक्वेशन था x² प्लस x माइनस 30 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा 6 5 30, यानी 6 में से 5 को घटा दे तो हमारा x आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0। x हमने कॉमन ले लिया, बचा x प्लस 6, ठीक। फिर हमने माइनस 5 कॉमन ले लिया, फिर बचा हमारा x प्लस 6, फिर हमारा ये हो गया 0, ठीक दोस्तों। अब हमारा इसमें x प्लस 6 कॉमन हो गया है, इधर हमारा बचा x माइनस 5 बराबर 0। तो एक x की वैल्यू हमारी आ रही है माइनस 6 और दूसरे x की वैल्यू आ रही है प्लस 5, माइनस 6 और 5। तो दोस्तों हमारा देख रहे हैं यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ माइनस 6 और प्लस 5 या माइनस 6 5, हमारा ऑप्शन डी जो है ये माइनस 6 तथा माइनस 5 है। तो मेरे ख्याल से मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, ये जो है ये माइनस 9 के माइनस 6 और 5, ये हमारा ऑप्शन बन गया। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या है, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है। देखिए मान लीजिए कोई दो संख्या बना लीजिए, कोई दो संख्या x प्लस वाई,
उनका योगफल क्या है 11 है, उनका गुणनफल क्या है x इंटू वाई 18। अगर आप इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो आपको टाइम बचाना है तो आप पहले सोचिए x प्लस वाई 11 हो कैसे सकता है। 1 प्लस 10 कर दें तो 11 हो जाएगा, पर 1 और 10 का गुणा 18 नहीं होता है। 2 प्लस 9 कर दें, अगर यहाँ 2 प्लस 9 हम कर दें तो 11 हो जाता है, और 2 और 9 का गुणा भी 18 होता है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है, मतलब कि हमारा जो x और y की वैल्यू है वो क्रमशः 2 और 9 है। क्या बोला है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो 1/2, 2 का व्युत्क्रम 1/2, 9 का व्युत्क्रम 1/9, इनका योग एलसीएम लिया हमने 18, यहाँ पे हमने किया 9, यहाँ पे हमने किया 2, यानी कि 11/18। हमारा ये आंसर 11/18 कहीं दिया हुआ है दोस्तों। 11/18 देखते हैं अगले पेज पे। 11/18 देखिए हमारा ऑप्शन डी ये बिल्कुल सही है दोस्तों, 11/18। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4-5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5 और 6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4 और 5 है। ए और बी हमने बनाया दोस्तों, इसकी आयु है 4 और 5, ठीक। ये वर्तमान आयु है दोस्तों, वर्तमान आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु। अब देखिए क्या बोला, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 और 6 हो जाता है। 5 और 6 आप देख रहे होंगे, ये 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद का अनुपात है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे 5 वर्ष बाद 5 और 6 हो जाता है, और 5 वर्ष पूर्व कितना था 4-5, यानी कि देख रहे हैं हमारा यहाँ +1 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे भी हमारा +1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 वर्ष में 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। यानी कि 1 यूनिट जो हो गया हमारा, 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई हमारी, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी हो गई 5 वर्ष, ठीक। तो 1 की वर्तमान आयु क्या है, ये 5, तो हमारी 1 की वैल्यू अगर 5 वर्ष है तो हमारी 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 4 = 20 वर्ष। ये हमारा आंसर है। तो देखिए आपको ये जो प्रोसीजर है देखने में बहुत लग रहा हो कि बहुत टाइम लग जाए देखने में, पर आप इसको बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तुरंत देखा 4 और 5 समझे, 4 और 5 आपने क्वेश्चन में ही देख लिया कि देखिए इसको जल्दी करना, 4-5 हो रहा है, 5-6 हो रहा है, यानी कि 1-1 बढ़ रहा है, तो यानी कि 5 वर्ष बाद बढ़ रहा है, यानी कि 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष हो गई। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन देख के ही कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी बुद्धि तेज है तो। बाकी कोई बात नहीं, हम आपकी बुद्धि तेज करवा देंगे, हम तो द टीचर्स PYQ के प्लेटफॉर्म इसलिए है ही, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है 24, समीर तथा राहुल की आयु का अनुपात 13-17 है। यहाँ आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात क्या है, प्रेजेंट टाइम में 13 और 17 है। समीर और राहुल, जैसा कि दोस्तों जानते हैं राहुल मेरा भी नाम है, ठीक। समीर तथा राहुल की आयु का अनुपात 13 और 17 है, ठीक। ये वर्तमान है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11-15 था। 4 वर्ष पूर्व 11 और 15 का अनुपात था इनके बीच। ये 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, ठीक। ये वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु का अनुपात है। तो देखिए 13 में से 2 घटाएं तो 11 आ गया, 17 में 2 घटाएं तो 15 आ गया। जब भी दोनों अनुपात जो दिए हो उनमें से एक ही संख्या घटाने पे, मतलब जैसे मान लीजिए इसमें जैसे हम 2 घटा रहे हैं तो 11 आ जाए, इसमें भी 2 घटा रहे हैं 17 में तो 15 आ रहा है, तो हम जान जाएंगे कि हमारा 2 यूनिट जो है वो 4 वर्ष के बराबर है, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व का अनुपात है। तो मान लिया वर्तमान में 13 था, 4 वर्ष पूर्व उनकी उम्र 11 थी, यानी कि 2 यूनिट का फर्क आ रहा है, ठीक। तो हमारा 2 जो होगा वो 4 वर्ष के बराबर हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो इनकी वर्तमान देख लेते हैं आयु, तो 2 4 वर्ष के बराबर है, तो 1 की आ जाएगी 4/2, यानी 2 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 वर्ष। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा,
समीर की वर्तमान आज आयु हो जाएगी 26 वर्ष। 13 गुणे 2 बराबर 26 वर्ष। ये 2 हमारा जो है यहां से हमने 2 लिया। ठीक दोस्तों, ये 17 राहुल की वर्तमान क्या आयु हो जाएगी 17 गुणे 2 यानी 34 वर्ष। अब पूछा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो 26 में हमने 6, अगर हम 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ हम 6 वर्ष लिखते हैं 32। ठीक, 26 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, और 17 में 6 सॉरी 34 में 6 जोड़ दें तो हमारा 40 हो जाएगा। देखिए ये 32, सॉरी ये 26 और ये 34, ये उनकी वर्तमान आयु। ठीक, ये हमारा 32 और 40 इनकी 6 वर्ष के बाद की आयु है। ठीक, तो इनका रेशियो क्या हो गया? 8 चौक 32, 8 पंच 40, यानी 4 और 5 का। तो देखिए हमारा कहीं 4 और 5 दिया हुआ है, 3 और 4 दिया, 7 और 8 दिया, 5 और 4 दिया हुआ है। ठीक, तो हमारा 5 और 4 तो नहीं दिया हुआ है दोस्तों, सॉरी 4 और 5 तो नहीं दिया हुआ है, 5 और 4 दिया हुआ है। देखिए हमारा ऑप्शन ई जो है इनमें से कोई नहीं, वो सही हो जाएगा। ठीक, हमारा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों मैं आपको छोटी सी बात और बताता हूं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए रहे, देखिए 13 17, ठीक 11 15 हो जाता है। ठीक, 4 और 11 15। देखिए इसमें भी हम -2 यूनिट कम कर रहे हैं, -2 अंक कम करें तो 11 हो जा रहा है। इसमें भी अगर हम -2 कर रहे हैं तो 15 हो रहा है। पर एक्चुअल में हम कितना पीछे जा रहे हैं? 4 वर्ष, यानी कि 2 का मतलब हो गया 4 वर्ष, यानी कि 2 यूनिट का मतलब हो गया 4 वर्ष। अगर मान लीजिए ये अनुपात अगर 13 और 17 होता और अनुपात बन जा रहा है 11 और 14 का। ठीक, 4 वर्ष पर। देखिए यहाँ पे हम 2 कम कर रहे हैं और यहाँ पे हम 3 कम कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? तो फिर हम ऐसे नहीं मान सकते कि 2 4 के बराबर हो जाएगा या 3 4 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा इस तरह से करने का तरीका दूसरा है क्वेश्चन को। ठीक, पर हमारा अगर जब सेम यूनिट अगर हम घटा रहे हैं दोनों रेशियो में से, तो फिर 11 और 15 आ रहा है। जैसे कि इसमें से 13 में से 2 घटाया तो 11 आ गया, 17 में से 2 घटाया 15 आ गया। तो हम सीधे सीधे कह देंगे 2 जो है 4 वर्ष के इक्वल है। ठीक, पर हम इसमें किसको कहें कि 2 4 वर्ष के इक्वल है कि 3 4 वर्ष के इक्वल है? क्योंकि हम दोनों घटाने तो नहीं आ रहा है, तो इसको फिर हम x मान के करते हैं, अच्छे से करते हैं। अगर ऐसे सवाल आगे आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या है? 25 को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला ध्यान देना होगा। मान लीजिए a की पावर m है गुणे a की पावर n है, तो ये क्या हो जाता है? a की पावर m प्लस n, जो घात है अगर बेस सेम हो और उन दोनों अंकों का गुणा हो तो हमारी घातें जुड़ जाती है, m प्लस n। ठीक, इसी फार्मूला का हमें ध्यान देना है, मतलब इसी फार्मूला में ध्यान देना है। और a की पावर m बटे a की पावर n हो तो हमारा फार्मूला कैसा है? a की पावर m माइनस n। जब बट्टे में हो तो क्या होता है? m माइनस n हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे देखिए बेस बराबर है 3/5 3/5 3/5, यहाँ पे भी है। ठीक, अब हम देखेंगे 3 में से 6 जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इंटू में गुणे में है, तो हम क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो ठीक, 3/5 3 प्लस -6 जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा हमारा 3/5 2x माइनस 1। ठीक, तो हमारा हो जाएगा 3/5, 3 में से 6 घटा कितना हो गया दोस्तों? -3 बराबर 2x माइनस 3/5 2x माइनस 1। देखिए हमारा जब बेस बराबर है तो हमारी जो ऊपर की घात होगी वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो -3 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1 के। तो हम नीचे करते हैं -3 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1 के। ये -1 इधर चला आएगा तो प्लस में हो जाएगा। हमें पूछा है तो x की वैल्यू क्या, तो x की वैल्यू में निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? -3 + 1 बराबर 2x। ठीक, अब देखिए इसको आगे और हम करते हैं, तो ये हो गया -2 बराबर 2x
तो हमारी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x बराबर -2/2, जो आगे होगा -1। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ रही है? -1। तो देखिए हमारा ऑप्शन सी ये -1 बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी घातांक का ही क्वेश्चन है, घातांक और करड़ी का। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको एक फार्मूला की जरूरत होगी। जैसे क्या है फार्मूला? मान लीजिए a की पावर -m है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/a की पावर m, 1/a की पावर m, ये हमारा फार्मूला। ठीक, अगर 1/a की पावर -m है तो हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला? a की पावर m। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर मान लीजिए a/b की माइनस की पावर m है तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? b/a। ये देखिए हर चला आया अंश में, हंस चला आया हर में। ठीक, तो ये हो गया m। तो देखिए हम घातांक को कुल मिलाकर पॉजिटिव बना रहे हैं। यहाँ माइनस में है तो इसे पॉजिटिव बनाया, यहाँ माइनस तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ माइनस तो यहाँ पॉजिटिव। ठीक, इसी यही जो फार्मूला हमें इसी का ध्यान देना है। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन करने के लिए देखिए हमारा -1/343 की पावर -2/3 दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, अब देखिए ऊपर -1 है बटे 343 यानी कि हमें ये फार्मूला ध्यान देना है। तो जैसे ही हम 343 ऊपर ले जाएंगे -1 नीचे आ जाएगा। तो -1 चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, यहाँ माइनस ही लग जाएगा। ठीक दोस्तों, ये बन गया हमारा 2/3 बन गया दोस्तों। अब देखिए 343 किसका घन होता है दोस्तों? जल्दी बताइए, 7 का। ठीक, तो हम क्या करेंगे? -7 गुणे -7 गुणे -7, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, ये हो गया 2/3। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? -7 का क्यूब गुणे 2/3 ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, क्योंकि आपस में घातांकों का गुणा हो जाता है। तो देखिए ये 3 और 3 कट गए, बचा आगे मैं लिखता हूं -7 का स्क्वायर बचा। ठीक दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 49। 7 गुणे 7 49 और माइनस गुणे माइनस प्लस, तो हमारा वैल्यू क्या आ गई? 49। यही जो हमारा आंसर 49 आंसर है। देखिए हमारा ऑप्शन डी ये सही है। तो दोस्तों इस तरह हमारा पार्ट 1 क्लास के क्वेश्चन की सीरीज खत्म होती है। अभी दोस्तों इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो और आएगी, उसमें जो बचे हुए टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों हमें आज्ञा दीजिए, थैंक यू।